नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। अपने विज्ञान कक्ष में विज्ञान में हमारा विद्युत धारा से संबंधित चैप्टर चल रहा है। हमने पिछले जो वीडियो थे उनमें देखा था कि विद्युत धारा के कई वेराइटियाँ देखी थी, कई प्रकार के उनके जो राशियाँ थी उनसे संबंधित हमने जानकारियाँ प्राप्त की थी कि किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रभाव होता है, उनका नियम है। इस प्रकार से जानकारी हमने ली थी। आज हम लेने वाले हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव। ये विद्युत धारा का प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? दो प्रकार से हम इसके प्रभाव को देखेंगे। एक तो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये तापीय प्रभाव क्या होता है। मोस्टली हमने देखा है कि पंखा चलता है, थोड़ी देर बाद में उसके पीछे वाले भाग को टच करते हैं तो हमें महसूस होता है काफी गर्मी, यानी वो काफी गर्म हो जाता है, तेज गर्म हो जाता है। क्यों हुआ वो गर्म? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से। प्रेस करते हैं, प्रेस गर्म होती है, पहले वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धीरे धीरे वो क्या होता है कम गर्म होती है, फिर समय के साथ साथ वो उसमें गर्माहट बढ़ जाती है। तो ये विद्युत धारा का क्या है? तापीय प्रभाव है। इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सपोज कीजिए हमने बार बार एक विद्युत परिपथ बनाया था और इसमें हमने कहा था कुंजी जोड़ दी, इसमें कोई युक्ति भी लगा दी, बल्ब लगा दिया। ये माइनस पोर्शन है, ये प्लस पोर्शन, ये चालक तार। सपोज कीजिए इसको मैंने कुंजी यहाँ पर लगा दी, चालू बाद में करेंगे कि यहाँ पर चालक तार ए ये कुंजी ऑन कर, ठीक है। कुंजी ऑन का मतलब क्या हुआ? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये विद्युत धारा इधर जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जब विद्युत धारा यहाँ पर पहुंचेगी तब क्या हो जाएगा? चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? गति करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी स्थिति में बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। अब ऐसी स्थिति में जब ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, धीरे धीरे समय रहते रहते ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो ये युक्ति क्या हो जाएगी? जो हमने युक्ति लगाई है, बल्ब लगाया सपोज कीजिए, तो वो बल्ब जल जाएगा। जब ये रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में, वो जब ए सिरे से बी सिरे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इनके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो और तीव्रता से गति करेंगे। उस स्थिति में इनके अंदर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब यहाँ पर ये तार गर्म हो रहा है तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि यहाँ पर कोई प्रतिरोध करने वाला है, यानी उस इलेक्ट्रॉन की गति को बाधित करने के लिए कोई अवयव है, परमाणु है, कोई आयन है जो उसकी गति को कम कर रहा है या उसकी गति को बाधित कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा आई थी वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्षयित हो जाएगी। इसके लिए ये जो चालक तार होता है, इस चालक तार के साथ में कोई प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको इजीली हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब ये प्रतिरोध होता है तो ये क्या करेगा? विद्युत धारा का विरोध करेगा, उसको मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो गतिज ऊर्जा होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊर्जा जो थी उसकी रासायनिक ऊर्जा बैटरी की विद्युत धारा प्रवाहित होने से वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अब उसका परिवर्तन गतिज ऊर्जा से ऊष्मा में हो रहा है। ऊष्मीय ऊर्जा में जब इसका कन्वर्सेशन हो जाएगा तो उसके बाद में ये जो तार होगा वो तार क्या हो जाएगा? बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। ये बहुत अधिक गर्म हो गया, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ए से बी सिरे के बीच में यदि हम देखें तो ये तो आर प्रतिरोध है, यहाँ पर ये विभवांतर है बी है। तो ये जो आवेश है उस आवेश को वहां तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य है वो हमें पता है, V बराबर क्या होता है? W अपॉन
Q होता है। अब W क्या है, हमारा कार्य है, V क्या है, विभवांतर है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो ऐसे स्थिति में W यानी कार्य, कार्य का मतलब जूल होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, पावर होती है। ऐसे ही ऊष्मा या ऊर्जा वो भी क्या है, कार्य है। जब किसी वस्तु को सपोज कीजिए ये चौक है, इस चौक को मैंने यहाँ से यहाँ लेकर गई, तो इसका मतलब इसके ऊपर मैंने क्या किया, कार्य। इस कार्य के लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कितनी होती है, इस कार्य के बराबर होती है। तो इस कार्य को करने के लिए जो हमने यहाँ पर V/Q लगाया है उसका मान क्या हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं W की जगह क्या लिख सकती हूँ, H भी लिख सकती हूँ। V की जगह क्या लिख सकती हूँ, ओम के नियम के अनुसार IR लिख सकती हूँ। Q की जगह क्या लिख सकती हूँ, वो जो पुराने सूत्र है वो यहाँ पर काम में आ गए। Q क्या है, आवेश है, और I धारा क्या होती है, आवेश में प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो Q का मान क्या हो जाएगा, ये T इधर ले आए तो Q का मान क्या हो गया, IT। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, H जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, H बराबर V की जगह IR और Q की जगह DI, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ I² R और T। ठीक है, ये किसके बराबर है, जो ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हुई थी, हीट ऊष्मा में कन्वर्ट हुई, उसके बराबर ये प्राप्त होती है। इसको कहा जाता है जूल का तापीय प्रभाव या तापीय नियम, तापन नियम। कैसे हुआ, ये जो वैल्यू है यानी ये जो ऊष्मा है वो किस किस पर निर्भर कर रही है, इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती, यानी H इज प्रोपोर्शनल I², समानुपाती किसके, धारा के वर्ग के समानुपाती। दूसरा H किसके समानुपाती हो रहा है, R क्या है, इसमें प्रतिरोध है। तो जो विशुद्ध प्रतिरोध वाला तार लिया था, इस विशुद्ध प्रतिरोध तार के समानुपाती हीट होती है, ऊष्मा होती है। जितना प्रतिरोध होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, हीट की मात्रा बढ़ेगी। T समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी समय जितने लंबे समय तक वो पंखा चलता रहेगा उतने ही लंबे समय तक इसमें उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो तीन निर्भरता है इसकी ऊष्मा की, वो तीनों क्या है, जूल के तापीय प्रभाव या उसके नियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में यदि कोई प्रतिरोध वाला चालक तार लिया जाता है तो उस स्थिति में उसमें जो किया गया कार्य है वो पूरी तरह से हीट में यानी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ऊष्मा किस किस राशि पर निर्भर करेगी, विद्युत धारा के समानुपाती, वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी और समय के समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब हम देखते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकल ही गए कि किस प्रकार से हमने इन राशियों को लिया और इन राशियों के ऊपर इस विद्युत परिपथ में हमने देखा कि किस प्रकार से ये राशियां निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात हुई तापीय प्रभाव। अब हम घर के अंदर जो विद्युत सप्लाई हो रही है उस विद्युत सप्लाई से संबंधित जो इकाई काम में लेते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं वो क्या होती है उसके बारे में देखते हैं, जो इसी के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी उसको हम कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब ये जो शक्ति है इसका मात्रक अगर हम ले तो उस मात्रक को हम कैसे लेंगे, जैसे W का मात्रक क्या लेते हैं, जूल लेते हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसको हम कहते हैं वाट। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जब घर के अंदर हम वाट की बात करते हैं कि कितनी शक्ति काम में ली गई है घरेलू बिजली उपकरणों में, या अपने जो मीटर के अंदर रीडिंग आती है उसको हमें एक यूनिट बोलते हैं। वो यूनिट, जैसे ये सबसे छोटी इकाई होती है इस पावर शक्ति की, इस विद्युत शक्ति की, पी की, इसको किलोवाट के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, ठीक है। किलोवाट के अलावा इसको एक अश्व बोलते हैं, अश्व शक्ति, जिसका मान होता है 746 वाट के, ठीक है। 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति का मान होता है। इसका मतलब वाट क्या है, सबसे छोटी इकाई। किलो जब हम घरों के अंदर काम में लेते हैं तब हम वाट, किलोवाट पर घंटे, यानी 1 घंटे में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की, उस आधार पर हम विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जैसे इकाई हमने देख ली। अब यदि इसको डब्ल्यू की जगह हमें यहाँ पर क्या रखें, डब्ल्यू किसके बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। तो W की जगह हम क्या रख देंगे, VQ रख देंगे, VQ/T, ठीक है। अब V की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार IR, और Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, I बराबर आवेश में प्रवाह की दर। तो हम क्या लिख देंगे, IT, ये IT बट्टे क्या है, T है। P से T कट गया, बचा क्या, P बराबर क्या बचा, P बराबर रहा हमारे पास में I² R, T से T कटे गए, यानी जो शक्ति है वो किस पर निर्भर कर रही है, धारा और प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करती है। विद्युत शक्ति किस पर डिपेंड करेगी, विद्युत धारा और इस प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब विद्युत ऊर्जा के रूप में यदि हम इसको देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत ऊर्जा, यानी घर में हम अभी मैंने बताया था वाट घंटा होता है, वाट घंटा, ठीक है, यानी वाट आवर। 1 घंटे में उपभोग की गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। तो घंटे के आधार पर हम लेते हैं। अब सपोज कीजिए इसको मैंने कह दिया कि 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट घंटा है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करते हैं अपने उसको सामान्य जो यूनिट हम कह रहे हैं उस यूनिट में यदि इसको हम कन्वर्ट करें तो हम कैसे देंगे, जैसे 1 किलो वाट आवर, इसको हमें जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 × 1000 वाट। ऐसा कैसा रहा, आवर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, आवर की जगह सेकेंड, ठीक है, ये वाली। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 क्या आ गया, वाट सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 36 × 10⁵ वाट विद्युत शक्ति पाई जाती है या विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके इक्वल होती है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। जब हम व्यापारिक रूप से बात करते हैं, यानी जो हमारा मीटर रीडिंग होती है, मीटर रीडर आता है, वो कहता है कि इस घर के अंदर 1 यूनिट बिजली की खपत हुई है, यानी यूनिट एक इकाई है। वो यूनिट किसके बराबर है, इस प्रकार की युक्ति के बराबर है। यानी 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 36 × 10⁵ वाट। और ये किस आधार पर लिया हुआ है, किलो वाट पर आवर के आधार पर लिया हुआ है। तो
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो निकालने के लिए, जैसे वे घर के अंदर जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, उस विद्युत ऊर्जा का व्यय जब होता है तो वे विद्युत ऊर्जा को निकालने के लिए हमारा शक्ति इनटू समय, शक्ति पावर किस में आएगा, वाट में आएगा, और समय किस में आएगा, घंटे में आएगा। और नीचे क्या कर दिया, 1000 का भाग दे दिया। तो इस आधार पर हमने क्या कर दिया कि घर के अंदर एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है वो किसके बराबर है, इसको घंटे में लिया हुआ है और इसको वाट में लिया हुआ है। ठीक है, जब इसको 1000 से भाग दे देते हैं, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसके अंदर हमें विशेष तौर पर देखना है कि घर के अंदर जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है उसको निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र क्या रहेगा, P इंटू टी बटे 1000। 1000 से उसको भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 यूनिट में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, या विद्युत ऊर्जा को हमें ज्ञात करके कि हमारे घर के अंदर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितनी विद्युत खर्च हुई, या 2 दिन में या 30 दिन में हमारी विद्युत ऊर्जा कितनी खपत हुई। इस प्रकार से हम इसका आकलन कर सकते हैं मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के आधार पर। ठीक है, ये तो था तापीय प्रभाव जिसको हमने अभी देखा। इनकी थोड़ी सी ये यूनिट और ध्यान रखना कि किस प्रकार से इनकी इकाई हम याद करते हैं। शुरुआत कहाँ से किया था हमने, W से किया था। W फिर किस में कन्वर्ट हो रहा था, हीट में कन्वर्ट हो रहा था, और W के अंदर V Q था, और V Q से V का मान रख दिया और Q का मान रख दिया, जिससे उसकी निर्भरता किस पर आई, I स्क्वायर पर आई, R पर आई, T पर आई। इस प्रकार से इनकी निर्भरता विद्युत धारा का चुंबकीय ये हमारा दूसरा प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव। इसको हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं, परिपथ बना करके देखते हैं। ये हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी और यहाँ पर कुंजी लगा दी, और ये हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है, चालक प्राण है। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित किधर होगी, प्लस से माइनस। ठीक है, इसको मैंने ऑन नहीं किया, और इसके पास में कोई दिक सूचित यंत्र, ये ओरेनस्टेड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेनस्टेड, जिन्होंने 1820 ईस्वी में प्रयोग किया था। ये साइंटिस्ट थे, फिजिक्स लैब में बैठे हुए थे, अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट मतलब विद्युत परिपथ बनाया, उसमें कोई युक्ति भी लगा दी, बल्ब वगैरह लगा दिया, जो भी है। इस परिपथ के पास में कोई एक दिक सूचक यंत्र रखा हुआ था। दिक सूचक का मतलब क्या होता है कि वो नॉर्थ और साउथ पोल को दर्शाता है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को वो इंडिकेट करता है। एक यंत्र होता है, उसमें एक सुई लगी रहती है, जिस सुई का जो मुख्य सिरा होता है यानी नुकीला भाग होता है वो किधर होता है, नॉर्थ की साइड में होता है, और उसका दूसरा जो सिरा होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, ये दिक सूची यंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। सपोज कीजिए ये ऐसे है, एंड ये विद्युत परिपथ चालू नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में इससे में किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। उस समय बाद में उन्होंने क्या देखा कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इस सुई के अंदर हलचल, ये सुई जो थी वो हिलना प्रारंभ कर गई। ये हिलना प्रारंभ कर गई तो उनके माइंड में आया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी क्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप ये जो सुई है, जो चुंबक है, वो चुंबक कार्य करना प्रारंभ कर रहा है। ये चुंबक से बनी हुई, यानी इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
और इधर क्या हो रहा है, चुंबक जो है वो गति करना प्रारंभ कर रही है, यानी उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसको ऑन किया तो इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हुई, ऐसे प्रवाहित हुई तो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सुई किधर हो गई, ये सुई जो थी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से ऐसे, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस प्रकार से ये मूव हुई। जिधर विद्युत धारा थी उधर की तरफ ये। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इसमें कोई ना कोई ऐसी क्रिया हो रही है, कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ रही है जिससे कि इसका विद्युत धारा जो है वो इस चुंबक को अपनी ओर खींच रही है या चुंबक के अंदर मूवमेंट करवा रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इस विद्युत धारा के द्वारा इस प्रकार ये कर रहा है। दूसरा उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये जो बैटरी थी इस बैटरी को चेंज किया उन्होंने, इधर ऋणावेशित रखा, इधर धनावेशित रखा, तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी, इधर की तरफ प्रवाहित होगी। कुंजी को ऑन किया तब उन्होंने पाया कि ये जो दिग सूचक यंत्र था इसके द्वारा अब इसका जो मूवमेंट था, यानी इसकी जो सुई की दिशा थी वो किधर हो गई, इधर, यानी ये विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो ये इधर चली गई, जब इधर प्रवाहित हो रही थी तो इधर ऊपर की तरफ जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके फलस्वरूप इसमें कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होता है जो कि इसको चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करवाने में मददगार रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने पाया कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है जो कि इस विद्युत धारा के फलस्वरूप इस चुंबक के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको चुंबकीय प्रभाव कहा। अब इस चुंबकीय प्रभाव में हम कुछ एक चीजें देखेंगे कि जैसे अभी मैंने एक शब्द काम में लिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो ओरस्टेड साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि ये जो विद्युत धारा वाला प्रभाव था इसको देखने के लिए उन्होंने एक परिपथ को सेट किया। ये सपोज कीजिए ये परिपथ, इस प्रकार से ये धनावेश है, यानी विद्युत धारा किधर हो रही है, इधर की तरफ है प्रवाहित हो रही है। ये एक ऐसा सर्किट बना है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा फ्लेमिंग का नियम, ये जो अपना दायां हाथ होता है इस दाएं हाथ के अंगूठे के आधार पर, सपोज कीजिए ये वाली चोक है मेरे हाथ में, चोक को ये मान लिया और ये विद्युत धारा नीचे की तरफ हो रही है तो मैंने चोक को ऐसे पकड़ा, ठीक है। विद्युत धारा अंगूठे यानी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। विद्युत क्षेत्र को उन्होंने ये अंगुलियां जिधर मुड़ी हुई है इधर की तरफ क्या कहा उन्होंने कि ये विद्युत क्षेत्र इसके इस प्रकार से अंदर की तरफ बन रहा है। विद्युत धारा नीचे जा रही है, अंगूठे को तो विद्युत धारा की दिशा मानी कि ऊपर से नीचे की तरफ विद्युत धारा जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर माना, इस विद्युत धारा के सापेक्ष ऐसे, यानी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब जैसे ये अंदर इधर फोल्ड हो रही है ना, तो इस प्रकार से ये इसके अंदर क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस हाथ से, राइट हैंड से ही इसको देखा जाता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये स्थिति ऐसे नहीं हो करके इसको थोड़ा सा चेंज करके पहले तो क्या था, अब धनावेश को ऊपर की तरफ कर दिया, ऋणावेश को नीचे की तरफ कर दिया, यानी विद्युत धारा किधर हो जाएगी, इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब मैंने क्या किया, विद्युत धारा की तरफ यानी अंगूठा ऐसे किया और अंगुलियां किधर हो गई, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अंगुलियां किधर है, अंदर की तरफ है, मुड़ रही है। यानी अब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किधर बनेगा, पहले तो ऐसे बन रहा था, अब किधर बनेगा, इस प्रकार से अंदर की तरफ। यानी अंगुलियां जिधर घूम रही है उधर क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हम क्या कहेंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और ये अंगूठा हमेशा
जो धारा है उसकी दिशा को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय प्रभाव को हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अंगुलियां जिधर होंगे वो क्या बताएंगे, उसके चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगे। अंगुलियां जिधर घूम रही है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक और इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दक्षिणावर्त पेच का नियम है। ये तो किसका था, दाहिने हाथ से जुड़ा हुआ फ्लेमिंग का नियम। अब एक दक्षिणावर्त पेच का नियम, उसमें क्या है, जो पेच होता है उसको दक्षिणावर्त ऐसे घुमाया जाता है कि उसका नुकीला सिरा होता है वो तो हमेशा क्या होता है, विद्युत धारा वाले दिशा को बताएगा। यानी ऊपर की तरफ क्या है, विद्युत धारा है और इसका जो क्षेत्र है यानी ऐसे बनाया, ठीक है, अंगूठे वाला मान लीजिए ये पेच है, इसका जो ये नीचे वाला भाग है यानी इधर से इधर की तरफ क्या बन रही है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इधर की तरफ अंदर की तरफ। यदि उसको उल्टा कर दे तो अब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ बनेगा, यानी इधर से इधर की तरफ इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है और चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक नियम ऐसे बताया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक क्या है, ये विद्युत धारा को बताएगी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये क्षेत्र को बता रही है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को बता रही है, ये क्या बता रही है, चुंबकीय फ्लक्स जिसके आधार पर प्रेरण यानी चुंबकीय प्रेरण बन रहा है उसको वो बताती है। यानी किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय प्रेरण वहां पर उत्पन्न होता है। तो अभी हमने लिया था एक जो चुंबकीय प्रभाव था उसका एक परिपथ के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। अब दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इस हाथ के द्वारा हमने स्पष्ट कर लिया था। अब तीसरी चीज हम देखते हैं, इसके अंदर बल रेखाएं। कोई भी चुंबक होती है, उस चुंबक में हमने देखा है दो सिरे होते हैं, एक तो नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और वो बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। यानी मोस्टली हम क्या देखते हैं कि चुंबक जो होती है उस दो चुंबक लेते हैं, दोनों चुंबक को एक दूसरे के नजदीक लेकर जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पास में लेकर गए हैं, कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर ही ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। या इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है, इनको पास में लेकर जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल वाला या साउथ पोल वाला क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। ये खींचना दूर से ही हो रहा है, यानी हमें दूर से ही महसूस हो रहा है। तो ये दूर से महसूस क्यों हो रहा है, इन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी सिरे से निकलेगी और दक्षिणी सिरे की तरफ जाती है। इस प्रकार से ये आती है और दक्षिणी सिरे की ओर जाती है। ये रेखाएं जितनी दूरी पर रहती है उतना उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। इसके पास में नहीं है लेकिन यहाँ तक इसका चुंबकीय प्रभाव है तो ये क्या करेगी, चुंबक को अपनी तरफ खींच लेगी। कुछ इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ इसका भी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्रिया दर्शाएंगे, या तो आकर्षण की, या फिर ये नॉर्थ पोल इधर हुआ तो ये प्रत्याकर्षण की क्रिया को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम इसका चुंबकीय प्रभाव को देख सकते हैं, किस आधार पर, चुंबकीय बल रेखाओं का। इनको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही होगा जिस आधार पर वो विद्युत परिपथ के अंदर जो दिक् सूचक यंत्र था उसमें जो सुई थी उसमें मूवमेंट हो रहा था उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है। दूसरा, जब हम ये चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं, इनको बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं तो एक दूसरे को ये काटती नहीं है, एक दूसरे से ये क्या रहती है, दूर दूर रहती है।
ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इन बल रेखाओं की संख्याओं पर डिपेंड करता है कि जब हम किसी विद्युत परिपथ को, यानी परिपथ है उसमें बैटरी नहीं लगानी है, चुंबक को रखना है और चुंबक को रख करके उसके अंदर देखना है कि क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इन बल रेखाओं की संख्याओं पर डिपेंड करेगी कि वो विद्युत धारा कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में उसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये प्रयोग और हम करके देखते हैं कि ये जो ऑरस्टेड ने बताया था कि किस प्रकार से चुंबक जो है वो किसी कुंडली के पास में आती है या कुंडली चुंबक के पास में जाती है तो उनमें एक सापेक्ष गति होती है। उस सापेक्ष गति के फलस्वरूप ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये मान लिया हमने चुंबक लिया और ये हमारे पास में क्या है, एक परिपथ जिसके अंदर ये क्या है, ये कुंडली, ठीक है, कुंडली तार है जिसके अंदर हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है। जब ये नॉर्थ पोल होता है इसमें क्या होता है, ये इस चुंबक को इसके पास में लेकर जाते हैं, पास में लेकर गए फिर दूर लेकर गए, फिर पास में लेकर गए फिर दूर लेकर गए। तो एक तरफ पास में आ रही है, एक तरफ दूर आ रही है। तो ऐसे स्थिति में ये जब इसमें मूवमेंट होता है, भले इसको कर लो, इसको इसके पास में ले गए फिर दूर ले गए, फिर पास में ले गए फिर दूर ले गए, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो इसके पास में जो दिक्सूची यंत्र या फिर यहाँ पर हम देखते हैं एमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। वो गैल्वेनोमीटर इसमें जोड़ दिए, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर जी से रिप्रेजेंट किया। इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है कब, जब या तो इसमें गति करवाएं या फिर इसमें गति, ये दूर दूर है तो इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा, ये जीरो के ऊपर ही इसकी सुई अटकी रहेगी। जब ये इसके पास में आ रही है फिर इसको दूर लेकर जा रहे हैं, फिर पास में लेकर जा रहे हैं, फिर दूर लेकर जा रहे हैं, जैसे जैसे ये इसके पास में लेकर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसके अंदर गति प्रारंभ हो जाएगी, यानी ये सुई जो है वो क्या मूवमेंट करना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। जैसे जैसे इस चुंबक को इससे दूर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा की तरफ गति करना प्रारंभ कर देगी। कौन सा, गैल्वेनोमीटर की वो सुई जो कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी। ये विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, जब इसमें गति करवाई जाती है तो इससे बल रेखाएं निकलती है, ठीक है। वो बल रेखाएं क्या होती है कि ये जो कुंडली है हमारी, इस कुंडली के अंदर से जाएगी, जब जितनी संख्या में ये जाएगी बल रेखाएं उतना ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। यहाँ पर जब ये चुंबकीय बल रेखा इसमें से प्रविष्ट होती है उस स्थिति में इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको कहा जाता है प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। इसमें हमने किया क्या था, या तो इस चुंबक को पास में लेकर जा रहे थे या फिर कुंडली को चुंबक की तरफ लेकर जा रहे थे। तो जितनी अधिक संख्या में ये बल रेखाएं निकलेंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं जाएंगी इसको क्रॉस करते हुए ही, ये जो जितनी भी कुंडली है इस कुंडली के अंदर से जितना क्षेत्र निकलेगा इसका उतनी ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी है। इसके विपरीत यदि इसको हम दूर लेकर जाएंगे तो इसका विक्षेप तो इधर आएगा लेकिन धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पास में लेकर आएंगे या कुंडली को इसके पास में लेकर आएंगे तब तो विद्युत धारा अधिक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कुंडली को दूर लेकर जाएं या फिर इस चुंबक को दूर लेकर जाएं तो विद्युत धारा के मान में क्या आ जाएगी, यहाँ पर कमी आ जाएगी। ये कमी है या वृद्धि है, ये इसमें इसकी जो सापेक्ष गति है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमने क्या देखा, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। कैसे हो रही है, जब चुंबक और कुंडली के बीच में कोई सापेक्ष गति होती है उसके फलस्वरूप इसके जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं निकल रही है उस आधार पर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। एक इसमें शब्द काम में लेते हैं विद्युत प्रेरण, चुंबकीय विद्युत प्रेरण, वो क्या है, यही जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रेरित की जाएगी, यानी चुंबकीय बल रेखा है उनके द्वारा। एक शब्द है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स।
चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है जो इस कुंडली में से गुजरेगी वो संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। इसका मात्रक वेबर होता है, वेबर, यानी जिससे इस संख्या को हम याद करते हैं वो उसकी यूनिट वेबर होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर विद्युत धारा को उत्पन्न करना है तो चुंबक को उसके पास में लेकर जाना पड़ेगा, उसका नॉर्थ वाला सिरा, या फिर कुंडली को चुंबक के नॉर्थ वाले सिरे की तरफ लेकर आना पड़ेगा। उस स्थिति में ही इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी और उस स्थिति में जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और उसके द्वारा प्रेरित विद्युत धारा होगी वो चुंबकीय विद्युत प्रेरण की वजह से होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम विद्युत मोटर से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।